नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आगामी परीक्षाएं हैं प्रयोगशाला सहायक की उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो होम साइंस की क्लासेस आपका जो क्विज चलाया जा रहा है टेलीग्राम पे, उसके अलावा मैं कुछ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। उसी के लिए आज हमारी पहली क्लास है। वैसे तो हम लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, तो शायद कल से हमारी लाइव क्लासेस होगी, जिसमें मैं आपको 100 से 125 क्वेश्चन, यानी ऐसे रेशियो लगा लीजिए कि आपको 60 से 70 क्वेश्चन होम साइंस के प्लस 30 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के प्लस 30 राजस्थान के करंट अफेयर्स के, यानी 130 क्वेश्चन के आसपास डेली का कराऊंगा यहाँ पे लाइव, जो कि टाइमर के हिसाब से करेंगे। यानी मैं 20 सेकंड का टाइमर फिक्स करूंगा, आप उसमें मुझे अपने आंसर भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो ये अपना रूटीन रहेगा आने वाले 1-2 दिन का, जिसमें कि आप क्या करें, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकें, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। तो इसमें क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो आज की ये क्लासेस रिकॉर्ड ही रहेगी, कल से हम लाइव आएंगे। तो आज की ये क्लास है, इसमें मैं आपके लिए लगभग 110 क्वेश्चन के आसपास है वो लेके आया हूं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ज्ञान निम्न में से कौन सा संसाधन है? जो ज्ञान होता है वो निम्न में से कौन सा संसाधन है? रासायनिक, भौतिक, आर्थिक या मानवीय? तो जो हमारा पहला है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ज्ञान कौन सा संसाधन होता है? मानवीय संसाधन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो प्रबंधन कौन सी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक, यानी मानसिक प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक लाभ प्राप्त करना किस प्रकार का मूल्य है? व्यक्तिगत, सामाजिक, आंतरिक या बाह्य? तो जो थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाह्य, यानी आर्थिक लाभ प्राप्त करना किस प्रकार का मूल्य है? बाह्य मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे भावनाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित या निरुत्साहित करती हैं कहलाती हैं। यानी जिससे क्या हो, हमें या तो किसी काम करने की इच्छा हो या हमारे से मन उठ जाए उससे कि नहीं हमें ये नहीं करना, तो वो कौन भावनाएं क्या कहलाती हैं? तो रुचियां, सुविधाएं, अनुवृत्ति या आत्मीयता। तो जो हमारा 4th इसका थर्ड हो जाएगा अभिवृत्ति, यानी वो भावनाएं क्या कहलाती है? अभिवृत्ति। अगला है क्वेश्चन, भौतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन धन, जमीन, मकान या ये सभी? तो ये तो आपको पता होगा भौतिक का मतलब क्या होता है। जैसे जो भौतिक राशियां हो तो ये तीनों ही भौतिक होती हैं, धन भी भौतिक है, मकान और जमीन। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, गृह व्यवस्था श्रृंखला है तत्वों की, साधनों की, निर्णयों की या ये लक्ष्यों की? तो जो 6th है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निर्णयों की, यानी गृह व्यवस्था किसकी श्रृंखला है? जो निर्णय लेने की श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक लाभ प्राप्त करना किस प्रकार का मूल्य है? आंतरिक, बाह्य, व्यक्तिगत या सामाजिक? तो 7th हो जाएगा इसका राइट आंसर है बाह्य, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो बहुत इससे पहले क्वेश्चन था शायद क्वेश्चन नंबर 3 की आर्थिक लाभ, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आर्थिक लाभ किस प्रकार का मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए 8वां, गृह प्रबंधन प्रक्रिया का चरण नहीं है। आयोजन, नियंत्रण, प्रसारण या मूल्यांकन? तो 8th का हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रसारण, यानी प्रसारण गृह प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं है या उसका चरण नहीं है। अगला है, आय का वह भाग जो भविष्य के लिए बचाकर रखा जाता है क्या कहलाता है? तो ये तो सबको ही पता है कि बचत जो होती है उसको क्या करते हैं हम? भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बचत। अगला है, बचत की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए होम साइंस में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ये बहुत ईजी लग रहे होंगे, सर ये कैसे क्वेश्चन लेके आए हो, लेकिन जो आपको पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ही यूं मान लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको लॉजिकल मिलेंगे कि आपको उसमें लॉजिक लग रहा हो कि हाँ ये सही हो सकता है। ये नहीं कि आपने कोई सा भी टच मार दिया कि हाँ ये सही हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इनका कुछ मतलब निकलता हो होम साइंस या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे कि आपको लगे जो दैनिक जीवन के अंदर आपके दैनिक जीवन से इसको सबसे अच्छा तरीका होता है आपके दैनिक जीवन से इसको रिलेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगला है, बचत की आवश्यकता क्यों है? घूमने के लिए, वृद्धावस्था के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 2nd ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10th का, वृद्धावस्था के लिए। तो तभी तो बोलते हैं कि बूढ़े होने के लिए क्या है? पाई पाई जोड़ के रखते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, धन को लाभ हेतु उचित स्थानों पर लगाना ही क्या कहलाता है? तो बचत, ऋण, विनियोग या व्यय?
तो जो 11th का हो जाएगा विनियोग। विनियोग क्या होता है, जो उचित स्थानों पे, जैसे कि अभी बहुत से आपको ऑफर बता देते हैं, सर क्रिप्टो करेंसी में लगा दीजिए, सर LIC में लगा दीजिए, या बहुत से आजकल तो ऐप हो गए, तो उसी को क्या कहलाते हैं, वो विनियोग कहलाते हैं, जो कि धन को किस पे जगह, उचित जगह लगाए। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यानी जो कंज्यूमर राइट, ये कंज्यूमर एजुकेशन होती है, उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सस्ती वस्तु उपलब्ध कराना, बाजार में वस्तु उपलब्ध कराना, उपभोक्ता को संरक्षण देना, इनमें से कोई नहीं। तो जो 12th है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता को संरक्षण देना। यानी इसका मतलब है कि अगर आपके साथ यूं मान लीजिए कोई धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, तो आप कहाँ जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। यानी आपको उपभोक्ता की शिक्षा में आपको पता होगा कि ये मेरे राइट्स हैं, मैं ये एक्शन ले सकता हूं, तो इसके लिए क्या होगा, उपभोक्ता का संरक्षण देना। अगला है 13वां, उपभोक्ता को वस्तु कहां से खरीदनी चाहिए, राशन की दुकान से, सुपरमार्केट से, पंजीकृत व अधिकृत दुकान से, ये सभी। तो जो 13वां है ये सभी, यानी उपभोक्ता वस्तु तो कहां से खरीद सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सुपरमार्केट से खरीदे, राशन की दुकान से खरीदे, पंजीकृत व अधिकृत दुकान से खरीदे, तो कहीं से भी खरीद सकता है। जैसे थड़ियां होती है, तो थड़ी कोई पंजीकृत थोड़ी होती है, पर चीजें लोग वहां से भी खरीदते हैं, तो इसलिए 4th हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उपभोक्ता शिक्षा अर्जित की जा सकती है, यानी उपभोक्ता शिक्षा कहां से अर्जित की जा सकती है, पड़ोसी से, पत्र पत्रिकाओं से, टीवी से, या ये सभी। तो जो 14th आंसर हो जाएगा पत्र पत्रिकाओं से। तो जो जैसे बुक्स हो गई, पत्र पत्रिका मतलब हो गया कि अखबार हो गया, बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, जान सकते हैं हमारे राइट्स के बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है, सुनवाई का, सजा का, चयन का, या सूचना का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना का, यानी सूचना का अधिकार उपभोक्ता अधिकार नहीं है। बाकी तीनों क्या है, उपभोक्ता के अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, सजा का अधिकार है, चयन का अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो किस में आता है, RTI में, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि अलग है, उपभोक्ता अधिकार में नहीं आता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मुख्य कारण क्या है, यानी जो फ्रॉड हो जाता है तो उसका जो मेन कारण है वो क्या है, ऑप्शन है औद्योगिकरण, आय में कमी, वस्तुओं में कमी, या अज्ञानता। तो इसका मतलब तो आपको इसको सीधा पता चल रहा होगा कि जिसको पता ही नहीं है कुछ, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है, तो मूर्ख को ही ठगते हैं आजकल, सब देखते हैं कि हाँ इसको कुछ ही नहीं पता, तो उसी को ठग लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अज्ञानता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मुख्य कारण, इसके अलावा एक कारण और है जिसे इसमें दे रखा है, वस्तुओं का अभाव, आय की कमी, औद्योगिकरण, या उपभोक्ता शिक्षा का अभाव। तो इसके अंदर अगर आप 17 को देखेंगे तो 17 का क्या हो जाएगा, उपभोक्ता शिक्षा का अभाव। तो ये इस दो टाइप से क्वेश्चन, देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन डाले यहाँ पे हमने, कि ऊपर वाला भी आ सकता है और नीचे वाला भी आ सकता है। तो उसके मुख्य कारण क्या हो गए, अज्ञानता और उपभोक्ता शिक्षा का अभाव का आप रिलेट कर लीजिए, सेम ही है लेकिन लैंग्वेज अलग है, तो इसमें क्या आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस 2 टाइप से बन सकता है क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, उपभोक्ता शिक्षा द्वारा हम अर्जित कर सकते हैं, तो क्या अर्जित कर सकते हैं, डिग्री, वस्तु की संपूर्ण जानकारी, आय, या मुफ्त उपहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की संपूर्ण जानकारी, यानी उपभोक्ता शिक्षा से हमें क्या, जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आजकल क्या आपको पता होगा, तो एक जैसे स्क्रीन में QR कोड आता है, उसको स्कैन करते हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो हम उपभोक्ता शिक्षा से क्या अर्जित कर सकते हैं, वस्तु की संपूर्ण जानकारी क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं, यानी घर को सजाने के, फर्नीचर, पर्दे, छोटे सजावटी सामान, ये सभी या इनमें से सभी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर टिक लगाइए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उपभोक्ता को कैसी वस्तु खरीदनी चाहिए, जो दिखने में सुंदर हो, जो सस्ती हो, जिस पर मुफ्त उपहार योजना हो, जो गुणवत्ता वाली हो। तो अब बहुत से बच्चे होंगे सर जिसमें मुफ्त उपहार हो वो खरीदनी चाहिए, तो वो क्या है, प्रैक्टिकली लोग सोचते हैं कि जो मुफ्त में मिलती है उसको कोई नहीं छोड़ता, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, जो गुणवत्ता वाली हो, यानी क्या हो, जो गुणवत्ता वाली वस्तु हो, जिसपे जैसे ISI मार्क, हॉलमार्क हो,
तो उसी टाइप की वस्तुएं जो गुणवत्ता की हो वो ही हमें क्या करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21वां है, उपभोक्ता को वस्तु कहाँ से खरीदनी चाहिए। अभी पहले भी था एक क्वेश्चन, कहाँ से खरीदनी चाहिए, एक ये आ गया। उचित मूल्य की दुकान से, सहकारी उपभोक्ता भंडार से, पंजीकृत व अधिकृत दुकान से, ये सभी। तो 21 का क्या हो जाएगा, ये सभी। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उसमें क्या है, कुछ ही चेंज नहीं हो, सिर्फ एक दो ऑप्शन चेंज हो गए। तो सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं एक टाइप के, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आप इनको एक बार पढ़िए तो आपको ये मान लीजिए कि 3-4 दिन में जितने आपने अब तक क्वेश्चन पढ़े ना, उतने हम आपको लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे ऐसे लाइव में। और भी अच्छा रहेगा कि आपको टाइमर मिलेगा तो इनके आंसर आप खुद बताएंगे, फिर मैं तो राइट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप भेजेंगे मेरे पास कि आंसर ये राइट है। तो आज का तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, बाकी आपको लाइव क्लास मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाइएगा लाइव क्लास लेने के लिए। अगला है, वस्तु की मात्रा कितनी खरीदी जाए ये निर्भर करता है। तो वस्तु की मात्रा खरीदने किस पे निर्भर करता है, सदस्यों की आवश्यकता पर, पारिवारिक आय पर, मौसम तथा संग्रहण सुविधाओं पर, उपरोक्त सभी। तो 22 का क्या हो जाएगा कि 4 ऑप्शन सही है, क्योंकि आपके परिवार में मान लीजिए 2 ही सदस्य हैं और आप 10 सदस्यों का थोड़ी खरीदेंगे कोई सामान, 2 का खरीदेंगे, तो सदस्यों की आवश्यकता पर भी डिपेंड हो रहा है। पारिवारिक आय, अगर आपकी आय मान लीजिए आप 10,000 कमा रहे और आप सामान 20,000 का नहीं खरीद सकते, तो आपकी पारिवारिक आय पे डिपेंड कर रहा है। मौसम, जैसे कि मान लीजिए सर्दी का मौसम होता है, या सर्दी के मौसम में क्या है, जो वस्तुएं होती हैं जो कि जैसे नमकीन हो गई, ये क्या होती हैं, इनमें नमी आ जाती है, तो उसके हिसाब से भी, मौसम के हिसाब से भी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि फ्रूट्स होता है तो इनका भी क्या सीजन चलता है, तो उस हिसाब से वस्तुएं खरीदी जाती है। तो क्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार है सुरक्षा का, चयन का, क्षतिपूर्ति का, ये सभी। तो इसका तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये चारों आ जाएंगे, सुरक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार है, आपको अगर कोई आपका नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई होगी, उसका भी अधिकार है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों ही अधिकार हमारे पास होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 24, इसमें क्या है, वस्तु के पैकेट पर उपभोक्ता सहायता हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, विज्ञापन का, प्रतिस्पर्धा का, लेबल का, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लेबल लगा हुआ था, मैंने आपको कहा था ना, एक लेबल लगा हुआ था जिसपे उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और इसी के साथ साथ कुछ नंबर्स भी दिए होते हैं, उसका एड्रेस दिया होता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसलिए क्या लेबल लगा हुआ होता है, जैसे कि हर कंपनी का अपना एक लेबल होता है जिसपे क्या हो, उसका कुछ ईमेल आईडी होती है, इसके साथ साथ उसका पता होता है, फोन नंबर होते हैं, तो ये क्या होता है, लेबल लगा हुआ होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस पर लेबल लगा होना चाहिए, हरी सब्जियों पर, एक गिलास पानी पर, ताजा गाय के दूध पर, अचार की बोतल पर। तो आपको पता चल रहा होगा कि सर हरी सब्जियों पे लेबल थोड़ी लगाएंगे, गिलास के पानी पे भी नहीं लगता, बोतल पे जरूर लगा हुआ होता है, तो अचार की बोतल पे क्या होता है, लेबल लगा हुआ होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, एक लेबल पर निम्न में से क्या अंकित नहीं होता, अधिकतम खुदरा मूल्य, थोक मूल्य, सभी प्रकार के कर सहित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, थोक मूल्य अंकित नहीं होता, अधिकतम खुदरा मूल्य ही अंकित होता है। 17 पैकेट पर घोषणाएं अंकित न होने पर दोषी कौन होगा। तो इसमें देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि दोषी कौन होगा, निर्माता जो इसे बनाता है, थोक व्यापारी जो एक साथ कई मात्रा में खरीदता है, खुदरा व्यापारी जो इसे ग्राहक को बेचता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, चारों हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि निर्माता ने बिना लेबल लगाए इसको बना दिया, थोक व्यापारी एक साथ खरीद लिया बिना लेबल के, और खुदरा व्यापारी जो ग्राहकों को बेच रहा है उसको पता है कि इस पे लेबल नहीं लगा हुआ, लेकिन वो जानबूझ के बेच रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों ही क्या हो जाएंगे, दोषी होगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, मांसाहारी खाद्य पदार्थों पर किस रंग का प्रतीक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तो लाल, पीला, काला या हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, यानी मांसाहारी जो मांस के प्रोडक्ट है, मीट प्रोडक्ट, उनपे लाल रंग का प्रतीक चिन्ह अनिवार्य होता है। मानक द्वारा किस वस्तु के किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है, सुंदरता, मात्रा, गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणवत्ता, क्योंकि प्रोडक्ट की गुणवत्ता ही देखी जाती है, बाकी तो सुंदर, मात्रा, उसको तो ये सब आर्टिफिशियल है, लेकिन गुणवत्ता क्या है, नेचुरल होती है। तो सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया जाता है, गुणवत्ता पर। अगला देखिए, आचार या मुरब्बे पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, ISI, एगमार्क, FPO या उपरोक्त में से
कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FPO लगाया जाता है किस पे, आचार या मुरब्बे के डिब्बे पर। अगला है बिस्किट के पैकेट पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, कौन सा चिन्ह किस पे लगाया जाता है, तो आप याद रखिएगा आचार या मुरब्बे पे FPO, बिस्किट पे एग मार्क, ISI, FPO या कोई भी एक, इनमें से तीनों में से कोई सा भी एक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ISI। अब देखिएगा, अब आप कभी भी बिस्किट का पैकेट खरीदे तो उस पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए, ISI चिन्ह होना चाहिए। अगला है विज्ञापनों से किसको लाभ होता है, व्यापारी को, उपभोक्ता को, निर्माता को, उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर आपको दिख ही रहा होगा, व्यापारी को भी होता है क्योंकि ज्यादा माल बिकेगा तो उसको भी फायदा होगा, उपभोक्ता को भी फायदा होगा, निर्माता को तो होगा ही क्योंकि उसने तो उसका ज्यादा प्रोडक्ट यानी वो ज्यादा से ज्यादा और मैन्युफैक्चर करेगा, तो तीनों को क्या होता है, लाभ होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यदि आपको विज्ञान भ्रमित लगे तो आप कहाँ शिकायत करेंगे। यानी आपको साइंस क्या लगे, भ्रमित लगे, यानी आपको ऐसे लगे कि नहीं साइंस तो फ्रॉड है एक तरीके से, तो कहाँ पे करेंगे, भारतीय मानक संस्थान मंच, उपभोक्ता संरक्षण मंच, भारतीय विज्ञापन मानक संस्थान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, भारतीय विज्ञापन मानक संस्थान। यानी आपको विज्ञापन क्या लगे, भ्रमित लगे, यानी आपको जो कोई एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, मान लीजिए टीवी पे आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट है, जैसे मान लीजिए बोल्डनेस, अभी आजकल सबसे ज्यादा क्या चल रहा है कि लोगों के बाल झड़ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेंगे, 100 प्रकार के शैम्पू दिखाएंगे, सर ये खरीद लीजिए 10 दिन में बाल आ जाएंगे, सर ये खरीद लीजिए 5 दिन में बाल आ जाएंगे, 1 महीने में बाल आ जाएंगे। तो ये क्या है, भ्रमित करने वाले हैं, लोगों को क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। तो इसकी आप कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, भारतीय विज्ञापन मानक संस्थान है, आप वहां पे इसकी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अगला है वनस्पति धब्बे हैं, रक्त, पसीना, दूध व हल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हल्दी। क्यों, क्योंकि हल्दी हमको किससे मिलती है, ये एक नेचुरल होती है, तो वनस्पति है एक तरीके से, तो हल्दी क्या है, वनस्पति धब्बे। अगला है औषधि वर्ग का धब्बा है, जानता वर्ग, वनस्पतिज वर्ग, खनिज वर्ग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज, यानी औषधि वर्ग का धब्बा क्या है, खनिज। अगला है 36वां, अंडा का दाग छूट जाता है, यानी अंडे का दाग किससे छूट जाता है, गर्म पानी व साबुन, ठंडे पानी व साबुन, नमक व साबुन, या ये सभी। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडे पानी व साबुन। अगला है घास वर्ग का धब्बा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी घास वर्ग का धब्बा इनमें से कोई नहीं है, यानी ना तो वनस्पतिज वर्ग है, ना खनिज वर्ग है, ना जातंधव वर्ग है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको 3 ऑप्शन अलग देते हैं और आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं। तो जल्दबाजी ना करिएगा, थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन को फिर उसके बाद आंसर दीजिए, सोच समझ के, थोड़ा सा आप उसको रिलेट कीजिए कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं कि जल्दबाजी में लगा रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि टाइम आपको बढ़िया मिलेगा, इसमें अच्छा खासा टाइम दे रखा है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर उसका थोड़ा सा सोचिए और फिर लगाइए। अगला है वसा में घुलनशील धब्बों को छुड़ाने हेतु प्रयोग करते हैं, घोलक, रसायन, अवशोषक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषक का उपयोग करते हैं। अगला है खनिज वर्ग का धब्बा है, खनिज वर्ग का धब्बा क्या है इनमें से, तो हल्दी, औषधि, मक्खन या शहद। तो जो 39 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औषधि। खनिज वर्ग का धब्बा क्या है, औषधि है। अगला है प्राणिज वर्ग के धब्बे छूट जाते हैं, ठंडे पानी एवं साबुन से, गर्म पानी एवं साबुन से, नमक एवं साबुन से, या ये सभी। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडे पानी एवं साबुन से क्या है, प्राणिज वर्ग के धब्बे छूट जाते हैं। अगला है चिकनाई युक्त धब्बों को छुड़ाया जाता है, यानी जो चिकनाई युक्त धब्बे होते हैं उनको किससे, अभी इनसे देखिए आपको एक चीज की और नॉलेज है कि जनरल आपके डेली जो लाइफ है उसमें भी एक आ जाती है, यानी आपके मान लीजिए कपड़ों पे कुछ चिकनाई युक्त जैसे घी लग गया तो उसको कैसे छुड़ाना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हाँ, घी से, घी मान लीजिए कपड़ों पे घी, आप ऐसे याद करें घी गिर जाएगा तो मैं कैसे छुड़ाऊंगी, तो साबुन पानी से, गर्म पानी एवं साबुन से, वसा, घोलक एवं अवशोषक से, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा, घोलक एवं अवशोषक से आप क्या कर सकते हैं, चिकनाई युक्त धब्बे हैं उनको हटा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक है, पेट्रोल, एसिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, अमोनिया, यानी इनमें से कौन सा होता है चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक। तो जो 42 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल। तो चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक क्या है, पेट्रोल है। चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक है, देखिए चिकनाई घोलक और प्रतिकर्मक क्या करते हैं, आपको अभी बताया कि घोलक और अवशोषक क्या करेंगे, चिकनाई युक्त धब्बों को हटा देंगे। अब ये पूछ लिया चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक किसका है, पेट्रोल का,
और चिकनाई अवशोषण किसका प्रतिक्रमक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल्कम पाउडर का, यानी किसका है? टेल्कम पाउडर का है क्या? चिकनाई अवशोषक प्रतिक्रमक। तो आपको पता चल गया कि पेट्रोल और टेल्कम पाउडर से क्या है? चिकनाई तो धब्बे उड़ जाते हैं। अगला है वस्त्र विज्ञान के अनुसार वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? तंतु। तंतु यानी फाइबर। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? तंतु होती है। सूती वस्त्र के लिए तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो सूती वस्त्र के लिए तंतु कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो आपको पता हो प्राणी जगत से, यानी रासायनिक पदार्थों से भी नहीं मिलते, व्यर्थ पदार्थों से भी नहीं मिलते, वनस्पति जगत से नहीं, प्राणी पदार्थ से क्या मिलते हैं हमें? सूती वस्त्र, यानी जो सूती वस्त्र होते हैं कॉटन क्लॉथ्स, वो किससे मिलते हैं? प्राणी जगत से। अगला है भारतवर्ष में प्राय सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं क्योंकि ये बहुमूल्य होते हैं, सहज ही उपलब्ध हैं, वातावरण के अनुरूप हैं, ऊष्मा के कुचालक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी गर्मी नहीं लगती, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। अगला है नायलॉन के तंतु हैं। तो नायलॉन तंतु है कौन से? प्राकृतिक तंतु, वाणिज्य तंतु, यांत्रिक विधि से निर्मित तंतु, रासायनिक विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम तंतु। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी यांत्रिक विधि से निर्मित तंतु है क्या? नायलॉन, यानी इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। तो यांत्रिक विधि से निर्मित तंतु क्या है? नायलॉन है। इसका एक टाइप होते हैं नायलॉन 66। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर होता है। अगला देखिए, ऊन प्राप्त की जा सकती है भेड़ों से, बकरियों से, ऊँटों से, या ये सभी। तो आपको दिख रहा होगा चारों से मिलती है, भेड़ों से तो मिलती ही है, बकरियों से भी मिलती है, ऊँटों से भी मिलती है, सभी से। इसी में एक इम्पोर्टेंट आता है कि जो कश्मीर के अंदर जो भेड़ों से मिली जाती है ऊन, उससे क्या बनता है? तो पश्मीना शॉल बनती है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको या तो मिल जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पश्मीना शॉल बनती है वो किससे? जो कश्मीर में जो ऊन मिलती है किससे? भेड़ों से, उससे क्या बनती है? पश्मीना शॉल बनती है। अगला है निम्नलिखित में से मानव निर्मित तंतु नहीं है। तो मानव निर्मित तंतु कौन सा नहीं है? तो रेशम नहीं है। कौन सा नहीं है? रेशम नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशम हमें मानव से मिलता है। बाकी रेयान, पॉलिस्टर और नायलॉन क्या है? ह्यूमन मेड फाइबर है, जबकि रेशम नेचुरल फाइबर होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में पौधों से न प्राप्त होने वाले तंतु हैं। टेरिलिन, सूत, लीलन और जूट। तो जो फिफ्थ है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिलिन। टेरिलिन क्या है? पौधों से, जबकि सूत, लीलन और जूट तीनों किससे मिलते हैं? हमें पौधों से मिलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता? खनिज तंतु, वनस्पति तंतु, जांतव तंतु या कृत्रिम तंतु। तो जो 51 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तंतु ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस पे क्या है? आग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी से क्या है, जो हमारे ये फायर ब्रिगेड के जो आते हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो किससे बनती है? इसी तंतु से बनती है, जिससे कि क्या हो? आग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु निर्मित वस्त्र है, यानी जो किससे? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है तंतु, उससे निर्मित वस्त्र है कौन सा? नायलॉन, पॉलिस्टर, खद्दर, डेक्रोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खद्दर किससे है? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु से निर्मित वस्त्र। अब आप इनको देखेंगे तो नायलॉन, पॉलिस्टर और डेक्रोन ये क्या है? तीनों ही आर्टिफिशियल फाइबर है, यानी प्राकृतिक तंतु, नेचुरल फाइबर ना होकर आर्टिफिशियल फाइबर है। तो अगर 3 गलत हो गए तो हमारा ऑप्शन 3 बच गया, ये राइट आंसर। तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर जो बच जाएगा वही क्या है? राइट आंसर होता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। अगला देखिए, रियान नामक कृत्रिम तंतु बनाया जाता है। तो ये रियान नामक कृत्रिम तंतु किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक विधि द्वारा। ज्यादातर जो कृत्रिम तंतु होते हैं वो रासायनिक विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो आप ये याद ही कर लीजिए, जैसे नियोन हो गया, रायोन हो गया, ये किससे बनते हैं? रासायनिक विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला है ग्रीष्म ऋतु के लिए वस्त्र होता है, यानी गर्मियों में कौन सा वस्त्र होता है? सूती, लीलन, रेशमी या टेरिलिन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सूती वस्त्र कंफर्टेबल क्यों होते हैं पहनने में? क्योंकि क्या है? बैड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। तो गर्मियों में हम क्या करते हैं? सूती यानी कॉटन के वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें क्या है? हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये क्या होता है? हीट अपन को गर्मी नहीं लगने देते। तो इसलिए क्या है? ग्रीष्म ऋतु के लिए वस्त्र कौन सा होता है? तो सूती वस्त्र होता है। अगला है हमारे लिए वस्त्रों की उपयोगिता है। प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को सजाना संवारना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना,
और ये सभी। तो इसका तो तीनों ही है। प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा, जैसे सर्दी लगेगी तो हम कपड़े पहनेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार नहीं होंगे। शरीर को सजना संवरना, तो ये भी है एक तरीके से स्टाइल कैरी करते हैं कि हाँ मैं ये वाला जैसे ब्रांड्स पहनते हैं तो शरीर को सजना संवारना। सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी आप गुची की पहन रहे हो, अरमानी की पहन रहे हो, एडिडास के जूते पहन रहे हो, तो क्या है एक तरीके से आपका समाज में प्रतिष्ठा को खुद का, यहाँ सर ये तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो ये भी क्या है एक तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है। तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे लिए उपयोगी होते थे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 56 है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, भोजन बनाना, अधिक धन कमाना, वस्त्रों की सफाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। यानी गृह विज्ञान का मेन मोटिव क्या होता है कि जो आपकी जो डेली लाइफ है वो क्या हो, एकदम शांतिपूर्वक और सुविधाजनक हो। तो वही क्या होता है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला है, गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गृह प्रबंधन के लिए। गृह विज्ञान का मतलब भी क्या है, बच्चों की देखभाल के लिए, जीवन में अच्छे मूल्यों के लिए, स्वस्थ परिवार के नेतृत्व के लिए गृह प्रबंधन। तो गृह प्रबंधन में क्या हो जाएंगे, जो तीनों नीचे दे रखे हैं ये गृह प्रबंधन के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब और कहां लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए कहां पे और कब लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। हमारे ऑप्शन आपको 4 दिख ही रहे होंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1932 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और कहां हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1932 दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। अगला है, आगरा में गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है। आगरा में तो निर्माण इकाई कर्मचारी, रेस्तरां में मैनेजर, आंतरिक सज्जाकार, पुराने दुकानदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक सज्जाकार। वो क्या है, गृह विज्ञान के लिए स्वरोजगार का अवसर है, किसमें, आगरा में। अगला है, गृह विज्ञान का अर्थ। देखिए आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन वही है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के आपको अलग ऑप्शन देके पूछते रहते हैं, लैंग्वेज बदल देते हैं, जिससे कि क्या हो, बच्चा कंफ्यूज। एग्जामिनर चाहता ही है कि बच्चा कंफ्यूज हो, क्योंकि कंफ्यूज होते ही गलत आंसर लगाते हैं। तो इसलिए वो क्या है, चेंज कर करके दे देता, कभी ऑप्शन चेंज कर देता, कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता। तो देखिए अगला है, गृह विज्ञान का अर्थ है गृह का प्रबंधन करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, घर को सजाने की कला, घर में कार्य करने की कला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, यानी अपने जो संसाधन है उनको जो प्रबंध कर सकते हैं हम, वही कला क्या कहलाती है, गृह विज्ञान कहलाती है। अगला है, विज्ञान गृह विज्ञान का क्षेत्र है आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंध, इनमें से सभी। यानी जो विज्ञान गृह विज्ञान का क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ये सारे किसमें है, गृह विज्ञान में आते हैं। आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंध किसमें आते हैं, गृह विज्ञान के अंदर आते हैं। अगला है, किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है। यानी कौन से व्यवसाय में गृह विज्ञान विकास में यानी अपना डेवलपमेंट हो जाए इसमें योगदान करता है। तो बेकरी और हस्तशिल्पी, गृह रक्षिका और अनुसंधान निर्देशिका, प्रबंध संचालिका और डाइटिशियन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे हैं गृह विज्ञान, क्योंकि बेकरी, हस्तशिल्पी ये क्या है, एक तरीके से हस्तशिल्पी और बेकरी आपका गृह विज्ञान में ही आता है एक तरीके से। तो ये तीनों क्या जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं, ट्यूशन, घरेलू उद्योग, केंच खोलकर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे ही इसमें पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं। अगला देखिए, आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ है। तो आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ कौन सा है, जेली पापड़ बनाना, कागज निर्मित वस्तु बनाना, क्रेन की वस्तु बनाना, महिला प्रजनन तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महिला प्रजनन तंत्र। आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ है, यानी अगर आपको डाइटिशियन का पता होगा तो जो महिला प्रजनन तंत्र है, यानी कि महिला जब गर्भावस्था के कारण दौरान उसको क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तो अगर आपको आहार प्रशिक्षण पता होगा तो आप उसको बता सकते हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, महिला प्रजनन तंत्र, इसका फर्स्ट ऑप्शन है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट
महिला प्रजनन तंत्र का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला है दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1905, 1953, 1955, 1961। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन 1961 में। दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में पारित हुआ। अगला है पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व है, यानी पोषण खुद के लिए और परिवार के लिए आहार योजना चलाइए, उसका क्या महत्व है? परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए या आराम के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आराम के लिए। तो पोषण एवं परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व क्या है? आराम के लिए। अगला है इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे क्या है? आहार संरक्षण विधि के क्या है? उपाय हैं। अगला देखिए खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका है, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी दृश्य परीक्षण देखने में, रासायनिक यानी कुछ केमिकल परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके, भौतिक परीक्षण यानी कोई फिजिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके, उपयुक्त सभी। तो तीनों क्या हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, जल्दी खराब हो जाता है। दूध, चना, मैदा, चावल। तो पता चल रहा होगा आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध क्या है? फटाफट, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक ही ठीक रह सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे गृह विज्ञान के, लगभग 70 क्वेश्चन है। इनमें से आप मान लीजिए कि पूरे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी करते करते कम से कम 8-10-15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो आपको मिल सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एक दो बार अगर आप इनको देखेंगे तो आपको फटाफट ही याद हो जाएंगे। तो देखिए वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई, 31 मिनट की हुई। अगर आप इसको डबल की यानी 2x की स्पीड से देखेंगे तो लगभग 15 मिनट में आप 70 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। 2-3 बार देखिए, बार बार, तो आपको क्या हो जाएंगे? माइंड में एक तरीके से इमेज बनना सेट हो जाएगी, हाँ ये क्वेश्चन है तो ये आंसर होगा। इसमें से 3-4 क्वेश्चन, तो 3-4 और 5-7 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं वो। अगले में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ राजस्थान जीके के भी। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए राजस्थान जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछे गए थे। मंदिर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एकलिंग जी मंदिर माउंट आबू, सूर्य मंदिर उदयपुर, दिलवाड़ा मंदिर ओसिया, करणी माता मंदिर देशनोक। तो आपको बहुत से बच्चों को पता होगा कि करणी माता मंदिर कहाँ पे है? देशनोक में है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। इसके अलावा देखिए आपको पता होगा कि एकलिंग का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर, सूर्य मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, दिलवाड़ा मंदिर आबू सिरोही में, और करणी माता मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। तो इसकी व्याख्या भी लाया हूँ, जिससे कि आपको चारों इनमें से कुछ भी पूछ लेगा तो आपको 4 क्वेश्चन, इसी के अलावा कुछ और पूछ लेता तो यानी कुछ 4 क्वेश्चन तैयार हो गए इसी एक क्वेश्चन से। अगला है हवा महल की पहली मंजिल का नाम है? रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर? तो जो सेकंड है इसका राइट आंसर क्या है? जो पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया था? 1799 ईस्वी में कराया था। 5 मंजिलें हैं। पहले का है शरद या प्रताप मंदिर, दूसरे का है रत्न मंदिर, तीसरे का है विचित्र मंदिर, चौथे का है सूर्य या प्रकाश मंदिर, और 5वें का है हवा मंदिर। तो यहाँ पे अगर आपको शरद मंदिर भी दिया हुआ होता, प्रताप ने देकर शरद दे देता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरद मंदिर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगला है राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी गणगौर पिछली बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नाथद्वारा में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में। अगला है मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर शैली के। किस शैली के थे? जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला है चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, अणोराज, विग्रहराज। तो इसमें से आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या है? पृथ्वीराज फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
जो फिफ्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी जैसे दे रखा है वैसे ही क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए पृथ्वीराज फर्स्ट 1105 ईस्वी में, अजयराज का था 1105 से 1133 ईस्वी तक, आणवराज था 1133 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक, और विग्रहराज फोर्थ क्या था 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक। इसमें से देखिए जो अजयराज था इसने क्या करी थी, अजमेर की स्थापना करी थी, और कब करी थी 1301 के अंदर, नहीं 1113 के अंदर, 1113 के अंदर किसकी, अजमेर की स्थापना की थी किसने, अजयराज ने करी थी। इसके अलावा जो चौहान वंश का जैसे सर्वाधिक नाम चला था या जिसमें सबसे ज्यादा उन्नति करी थी तो वो किसके कार्यकाल में करी थी या जिसके राज्यकाल में करी थी, वो है विग्रहराज फोर्थ, जो कि 1153 से 1163 है। तो सबसे ज्यादा जो मौर्य वंश था, ये चौहान वंश था, इसने सबसे ज्यादा उन्नति कब करी थी, विग्रहराज फोर्थ के शासनकाल में करी थी। जबकि अजमेर की स्थापना किसने की थी, अजयराज ने की थी, और कब की थी 1113 ईस्वी के अंदर की थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नृत्य शैली जो गर्सिया जनजाति से संबंधित नहीं है, वालर, मांडल, गौरी या लूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौरी। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गरासिया जनजाति द्वारा नृत्य लूर, मादल नृत्य, वालर नृत्य, भील जनजाति द्वारा नृत्य कौन सा है, गौरी, नेजा, राई, गैर नृत्य आदि है। ठीक है। अगला है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, बोरला, मुर्कियां, टड्डा या बगड़ी। तो पता होगा कि पहले के जो लोग होते थे वो क्या थे, कानों में मुर्कियां पहनते थे सोने की, जो कि बाली टाइप में होती थी, तो पहले के पहना करते, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का सेकंड मुर्कियां हो जाएगा। अगला देखिए चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, सतबीज देवरी मंदिर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सतबीज देवरी मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, नीलकंठ का मंदिर, मीराबाई मंदिर, कालिका माता मंदिर, सतबीज देवरी मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर आदि स्थित है। तो जैन मंदिर कौन सा है इनमें से, सतबीज देवरी मंदिर। यानी है तो चारों ही, लेकिन जैन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन वाला। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी अब है, तो अब आप पढ़ के गए होंगे कि सर मैंने तो चित्तौड़ में चारों ही पढ़े थे, चारों कैसे लगाऊं, सभी तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो इसमें से भी उन्होंने क्या स्पेसिफाइड कर दिया कि जैन मंदिर कौन सा है। अगला देखिए राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये तो मैंने आपको क्विज में 2-3 बार करा दिया, फिर भी ना पता हो तो जेम्स टोड ने करा था। क्या करा था, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जेम्स टोड ने किया था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अगर आपको पता हो जिसमें सबसे पहले इस्तेमाल किया था तो वो आप कमेंट में बताइएगा कि सर उस बुक में किया था। आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला है कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है। मेले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पुष्कर, देशनोक, कोलायत या जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलायत। यानी कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है, कोलायत में लगता है। अगला है राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था। तो राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कहाँ हुआ था, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर। तो सबसे पहले हुआ था जोधपुर में। तो पहली जिसमें पहला शब्द लग जाए सर्वप्रथम तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है सागानेरी छपाई वाला जिला है, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जयपुर या अलवर। तो देखिए आपको पता होगा, जैसे आप लोकल हैं जयपुर के, तो सागानेर किस में है, जयपुर के अंदर आता है, मानसरोवर के पास है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर जयपुर। वैसे ना पता हो तो सागानेरी छपाई वाला जिला कौन सा है, तो जिला लगता है जयपुर। अगला है 13वां, जोधपुर की रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य है। यानी जोधपुर जो रूपायन संस्थान है उसका मुख्य कार्य क्या है, नारी उत्थान, बाल विकास, ग्राम उत्थान, राजस्थानी कला का संकलन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 4th, यानी जो जोधपुर रूपायन संस्थान का काम क्या है, राजस्थानी कला का संकलन। ये कहाँ पे है, बोरुदा है, जोधपुर में। स्थापना कब हुई थी, 1960 में। संस्थापक कौन है इसके, कोमल सिंह कोठारी। संस्थापक कौन है, कोमल सिंह कोठारी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वह किला जिसमें 1 से 9 महल बने हुए हैं, 1 जैसे 9 महल हैं। जूनागढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, आमेर का किला या सोनारगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ दुर्ग जो कहाँ पे है, जयपुर में है। 1 जैसे 9 महल किसने बनाए थे, सवाई माधो सिंह ने। किसके लिए, अपने
9 पासवानों हेतु विक्टोरिया शैली में बनवाए थे। 9 पासवानों के लिए किस में बनाए थे? विक्टोरिया शैली में। तो ये भी पूछ ले कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो किसने, कौन सी शैली में है? विक्टोरिया शैली में। किसने बनवाए थे? तो सवाई माधो सिंह ने। कहाँ पे हैं? जयपुर में है। अगला है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है मुकाम, लूनी, बालोतरा, नोखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोखा। तो मुकाम, तालवा, नोखा बीकानेर में गुरु जम्बेश्वर की समाधि है। बिश्नोई वैसे ही अभी आपको सुन रहे होंगे, लॉरेंस बिश्नोई बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है, तो ऐसे याद रह जाएगा, आप ऐसे याद कर लीजिए इसको रिलेट करके कि हाँ बिश्नोई जम्बेश्वर का है, नोखा में है। अगला है राजस्थान के वह लोक देवता जिनसे महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। जो लोक देवता है महमूद गजनवी से लड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। याद ही कर लीजिए। अगला है राजस्थान की किस चित्रण शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है? यानी पशु पक्षियों को विशेष स्थान कौन सी शैली में मिला है? बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी शैली में क्या मिला है? पशु पक्षियों को विशेष स्थान किस में मिला है? बूंदी शैली के अंदर मिला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पशु मेला और स्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको मैं आज ही बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको पशु मेले का वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देख लीजिए, पशु मेला संयुक्त छाटे। तो पशु मेला और स्थान 4 दे रखे हैं आपको, मल्लीनाथ, बलदेव, रामदेव, तेजा, तिलवाड़ा, नागौर, रामदेवरा, पुष्कर। तो देखिए जहां तक मुझे पता, आपको पता होगा कि रामदेव जी रामदेवरा में है और तेजा जी का है नागौर में। तो इससे अगर हम छाटें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला है, यानी मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। अब इसमें समय भी देख लीजिए कब लगता है, तो चैत्र शुक्ल एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, यानी चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा में लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। उसके बाद है बलदेव पशु मेला, कहाँ लगता है? मेड़ता, नागौर में। कहाँ लगता है? मेड़ता और नागौर के अंदर लगता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। तो इसमें से सही कौन सा था? पहला राइट आंसर हो गया, मल्लीनाथ का सही दे रखा था। कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। इसके अलावा देखिए रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर लगता है, लेकिन पशु मेला नहीं लगता। तो इसके बाद है रामदेव पशु मेला लगता है मानासर, नागौर में ही लगता है। कास्त कब लगता है? मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी से फाल्गुन कृष्ण पंचमी तक लगता है। इसके बाद है वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, नागौर में, श्रावण शुक्ल एकादशी से भाद्रपद कृष्ण पंचमी तक लगता है। तो चारों इंपोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कहाँ से कब तक लगता है, ये भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है गैर, घूमर, गरबा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर। आपको पता ही होगा, वैसे तो स्कूलों में बहुत है, क्योंकि घूमर मेन डांस है हमारा, कालबेलिया घूमर। तो घूमर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भक्तरी वस्त्र पहना जाता है, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाना वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भक्तरी आपको तो वैसे पता नहीं होगा, लेकिन मेरे दादाजी पहनते थे, तो मुझे तो पता है। ऊपर ग्रामीण पुरुष पहनते हैं और किसमें ऊपर पहनते हैं, यानी नीचे धोती बांधते हैं और ऊपर क्या पहनते हैं? भक्तरी पहनते हैं, जिसपे बटन लगे हुए होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भक्तरी। तो पहले के लोग पहनते थे, अभी तो नहीं पहनते थे, पहनते हैं लेकिन कम हो गए, पहले पहनते थे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित है, यानी सही है कौन सा? थेव कला प्रतापगढ़, लकड़ी के खिलौने अलवर, तारकशी के जेवर नाथद्वारा, फर्ड चित्रण शाहपुरा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, लकड़ी के खिलौने अलवर में। तो व्याख्या देखिए थेव कला कहाँ है? प्रतापगढ़ में। असुमेलित, सॉरी इसमें क्या दे रखा था? असुमेलित। पूरा क्वेश्चन देखिए, अब जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है, इसमें क्या दे रखा था? असुमेलित, यानी जो सही नहीं है। तो बाकी 3 सही है, सेकंड ऑप्शन लकड़ी के खिलौने अलवर गलत है। तो देखिए थेव कला का है प्रतापगढ़ में है, लकड़ी के खिलौने क्या है? जोधपुर और जयपुर में, तारकशी के जेवर नाथद्वारा और फर्ड चित्रण शाहपुरा, ये प्रसिद्ध है थेव कला प्रतापगढ़। तो ठीक है, ये प्रसिद्ध चीजें हैं और कहाँ की है? तो देखिए लकड़ी के खिलौने अलवर के प्रसिद्ध नहीं है, जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है।
अगला है निम्न में से असुमेलित है, देखिए फिर वो आ गया असुमेलित, तो इसको जल्दबाजी में सुमेलित पढ़ लेंगे तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि सुमेलित तो 3 मिलेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे सर 3 दे रखे थे मेरा तो गलत हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़िए असुमेलित है। राज्य पशु चिंकारा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पक्षी मोर। तो इसका जो रॉन्ग दे रखा है वो क्या है, राज्य पक्षी मोर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा राज्य पक्षी क्या है, तो राज्य पक्षी शायद गोडावन है, मुझे जहां तक पता है राज्य पक्षी गोडावन है, देखिए गोडावन दे रखा है, बाकी तीनों सही। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ना कि राज्य पक्षी मोर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य पक्षी क्या है, गोडावन होता है। अगला देखिए, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में कौन सा मेला लगता है, चारभुजा मेला, गोगाजी मेला, शीतला माता का मेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, गोगाजी मेला। यानी देखिए अब इसकी व्याख्या दे रखी है, शीतला माता का मेला लगता है शील की डोंगरी, जो कहाँ है, चाकसू जयपुर में स्थित है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को लगता है। गोगाजी का मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है। उसके बाद चारभुजा नाथ मेला मेड़दा सिटी नागौर श्रावण शुक्ल एकादशी से सप्तमी तक लगता है, ठीक है। तो तीनों के आपको पता होने चाहिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, घूमर नृत्य, गैर नृत्य, गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला है, पिछवाई कलाकृतियों में चित्र उद्धत किए जाते हैं, रामायण से, महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से, जो पिछवाई कलाकृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से, ठीक है। तो श्रीनाथ के स्वरूप की इसका व्याख्या देखिए, श्रीनाथ के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़ा आकार के कपड़े की पिछवाइयाँ, यानी जो पर्दे पे चित्र बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पिछवाइयाँ। पर्दे पर बनाए गए चित्रों को पिछवाइयाँ कहते हैं। आपके पर्दे पे देखिए जो प्रिंटिंग हो रखी है उसी को क्या बोलते हैं, पिछवाइयाँ कहते हैं। निर्माण 1850 ईस्वी में जोशी परिवार के 2 भाइयों टेकजी व मुकुंद ने शुरू किया था। तो देख लीजिए किसने किया था, 1850 में शुरुआत किया था जोशी परिवार ने। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है किसने चालू किया था और कब चालू किया था। इनके नाम याद कर लीजिए, टेकजी व मुकुंद जी। अगला है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला अपने चरम पर थी, राजा प्रताप सिंह, राजा सृजन सिंह, राजा नागरीदास, राजा अनूप सिंह। बहुत ही खतरनाक नाम लग रहे हैं, देखिए पहले के नाम ऐसे होते थे कि नाम से डर जाते थे ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा नागरीदास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किशनगढ़ चित्र शैली का विकास किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह 1748 से 1764 के शासनकाल में हुआ। महाराजा सावंत सिंह के इतिहास में नागरीदास के नाम से जाना जाता है, यानी इतिहास में उनको किससे नाम से जाना जाता है, नागरीदास से। तो सावंत सिंह भी हो सकता है, लेकिन इतिहास में क्या दर्ज है, नागरीदास है। यानी उनका मान लीजिए कि आप प्यार से लोग उनको नागरीदास कहते थे। तो महाराजा सावंत सिंह के काल में किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब अगला देखिए, बनी ठनी के चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद थे। बनी ठनी पर भारत सरकार द्वारा 5 मई 1973 ईस्वी के डाक टिकट जारी किया गया था। यानी बनी ठनी पर भारत सरकार का डाक टिकट कब चालू किया गया था, ये जारी किया गया था तो 5 मई 1973 को जारी किया गया था। अगला देखिए, आदिवासियों का कुंभ मेला बेणेश्वर किस जिले में लगता है, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़ या बारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो डूंगरपुर जिले में स्थित है, जहां सोम, माही व जाखम नदियों का संगम है। 3 नदियों का संगम है। हम भी कुंभ का मेला नहाते हैं तो वही हर की पौड़ी जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, ये डूंगरपुर जाते हैं। तो याद रखिए, हर की पौड़ी भील आदिवासियों के लिए हर की पौड़ी कहाँ पे है, तो वो है डूंगरपुर के अंदर। ये कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। और दक्षिण राजस्थान का सर्वाधिक क्या है, लोकप्रिय मेला है। अगला है, राज्य का कौन सा शहर बेलबूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, बगरू, जयपुर, सागानेर या बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बगरू। तो बगरू किसके लिए जाना जाता है, बेलबूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए। अगला है, आदिवासी भील समाज के जीवन एवं संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख है। देखिए शिलालेख का आ गया तो इंपॉर्टेंट है, भील समाज के जीवन और संस्कृति पर जो प्रकाश डालता है तो वो कौन सा है, तो वो है श्रृंग ऋषि लेख। क्या है, श्रृंग ऋषि लेख। और ये क्या बताता है, तो जो भील समाज ने किससे, महमूद गजनवी से, शायद जहाँ तक मुझे पता है तो महमूद गजनवी से जो इनका युद्ध हुआ था उसके बारे में बताता है श्रृंग ऋषि का लेख। और इसकी रचना किसने की थी, तो एकनाथ ने की थी। इसकी रचना किसने की थी,
एकनाथ ने की थी, सॉरी हम्मीर। भीलों और हम्मीर का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन करता है कौन सा, श्रृंग ऋषि का लेख, और इसके जो रचयिता थे या किसने लिखा था, तो एकनाथ ने लिखा था। अगला है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा किस जिले में है, तो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा कौन सी जिले के अंदर है, तो इसका राइट आंसर है श्री गंगानगर के अंदर है। अगला है असुमेलित युग्म है, तो इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है, यानी जो सही नहीं है, स्तंभवाला नगर भानगढ़, किलों का शहर जोधपुर, कुमारिका खंड नगर बांसवाड़ा, कला में झरोखे वाली नगरी जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला स्तंभवाला नगर बाड़मेर नहीं है, जबकि स्तंभवाला नगर कौन सा है, रणकपुर है। स्तंभवाला नगर किसको बोलते हैं, रणकपुर को बोलते हैं। अगला है टापरागर है, जोगी का, भील का, मीणा का, सहरिया का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया का। टापरागर किसका है, सहरिया का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलदुर्ग का उदाहरण है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, मेहरानगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गागरोन का दुर्ग है, वो क्या है, जलदुर्ग का उदाहरण है। तो गागरोन अथवा गागरो का किला राज्य के झालावाड़ जिले में एक जिला है। ये काली सिंध नगरी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। तो कहाँ पे है, आहू नदी के संगम पर। अब आप इसको कैसे याद रखते हैं, झालावाड़ की कौन थी, तो आपको याद होगा हमारी जो मुख्यमंत्री थी, एक्स मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, वो कहाँ से है, झालावाड़ या झालाना पाटन से। तो आप याद रख सकते हैं इसको वैसे। अगला है राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है। कहानियां सुनी होगी आपने, मेरे दादाजी सुनाते थे मुझको ढोला मारू की प्रेम कथा, पहले की लव स्टोरी है, बहुत ही प्रसिद्ध लव स्टोरी है ढोला मारू की। तो इसके अंदर चित्रकार शैली का संबंध है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा मारवाड़ शैली। इसमें शायद आपको दिख रहे होंगे दो ऑप्शन, तो ये कहीं से मिस प्रिंट हो गए, तो इसको आप हटा दीजिए। इसका सेकंड ऑप्शन मारवाड़ शैली का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, फड़, बनीठनी, फतवारी और सांझा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36 का जो राइट आंसर है तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, फड़, बनीठनी, पथवारी या सांझी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथवारी, क्योंकि आपको पता होगा तो पथवारी शायद शादी के अंदर एक कोई विधि होती है, पथवारी पूजा जाती है, आपको याद होगी शायद, तक मुझे पता है कि पथवारी पूजते हैं या कुछ ऐसा था। तो ये क्या हो जाएगी, चित्रकला की श्रेणी नहीं है। अगला है राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चित्रित हवेलियां एवं भित्ति चित्रों के लिए क्या है, मंडावा प्रसिद्ध है। ये कहा है, मंडावा झुंझुनू जिले का एक शहर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, दुनिया भर में मशहूर है। और ये कब की है, 200 साल पुरानी है। अगला है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। तो इसके जो लिपिमाला के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। देखिए 3 नाम का एक नाम है गौरी शंकर, वैसे तो 4 हो गए, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा। और इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1863, मृत्यु हुई थी 20 अप्रैल 1947 को, यानी आज़ाद होते ही, आज़ाद नहीं हुए थे तो आज़ाद से पहले मर गए थे, यानी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले ही मर गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी सहायता करेंगे आपकी प्रैक्टिस को और अच्छी करने में। मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं आपको यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लगता है तो आप करेंगे सर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ, इसलिए मैं क्या है व्याख्या लेके आता हूँ, जैसे 4 ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे, हाँ सर इन 4 ऑप्शन में से भी कोई क्वेश्चन बिल्ड हो तो वो आपको आ जाए। इसके अलावा होम साइंस के जो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट है, उनको आप 1-2 बार रिविजन कर लीजिए। इसके अलावा भी आप इन क्वेश्चन को भी देखिए अच्छे से एक बार, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमारी टीम है उन्होंने सेलेक्ट किए हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन में जो जीके के क्वेश्चन होते हैं राजस्थान जीके के, वो लगभग पैटर्न सेम चलता है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। इसके अलावा कल हमारी जो क्लास है जहाँ तक होगा टेक्निकल इशू सही हो जाएगा तो लाइव रहेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे लोगों को बताइए चैनल के लिए कि हाँ यहाँ पे लाइव क्लास होगी, तो आप उससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट हो पाएंगे, तो उनकी मदद हो पाएगी। एंड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको कि 450 से 500 क्वेश्चन आपको, 400 तो मिनिमम मान लीजिए 400 क्वेश्चन
कराए जाएंगे यहाँ पे। तो लास्ट टाइम पे 400 क्वेश्चन बहुत होते हैं, यानी जो आपने मान लीजिए एक तरीके जो तैयारी कर रखी है उसको शार्प कर देंगे। जैसे नहीं होता कि आपने पेंसिल छील रखी है और उसको लास्ट टाइम जब थोड़ा सा और करते तो शार्प हो जाती है, वैसे क्या हो जाएगी आपकी जो तैयारी वो शार्प हो जाएगी, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी को करते रहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। इसके अलावा आपको भी कुछ लगे क्या इंपॉर्टेंट है उसको रिटर्न करके एक एक दो बार इन क्वेश्चन को पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। जल्द वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।